आपने देखा होगा बच्चियां फेंक दी जाती हैं। वो झाड़ियों में पड़ी मिली है, फिर एक मुनिया मरी मिली। मैं रुलाना नहीं चाहता था, लेकिन आपने इसका संदर्भ दिया था। वो झाड़ियों में पड़ी मिली है, फिर एक मुनिया मरी मिली। नमस्कार, स्वागत है आपका आर न्यूज में। मैं हूं रचित कठिल। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है उसका परिचय कराने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि वो खुद एक शब्दों के कलाकार हैं और उन्होंने जिन शब्दों से अपनी बातों के जरिए, अपने शब्दों के जरिए कोरोना काल में जिस तरीके से एक समा बांधा और पिता और बेटी के बीच का जो रिश्ता है वो बताया, ऐसी शख्सियत हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद है। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस न्यूज रूम में। मुझे पता है कि आप उत्तर प्रदेश की उस धरती से आते हैं जहां संगम भी पास में है और साथ ही साथ इधर मां विंध्यवासिनी भी बैठी हैं और पास में गाजीपुर इलाका है, जो एक जिसका नाम लेते ही हर कोई कांप जाता है। वहां से भोपाल तक का सफर कैसे आपने तय किया? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा राज एक्सप्रेस की पूरी टीम का, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का जो आपका डिजिटल का काम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हमारा यहाँ आना, भोपाल आना, हम सभी जानते हैं कि हम एक छोटे से गाँव से रहने वाले हैं और पढ़ाई करने के बाद मैं दिल्ली गया। दिल्ली में बहुत दिन तक काम किया, लेकिन बड़े शहर मुझे बहुत रास नहीं आते। भोपाल उस समय बड़ा सुंदर हुआ करता, अभी भी सुंदर है। वो आकर्षण मुझे यहाँ पे खींच लाया लगभग 2000 में। 22-23 साल मुझे यहाँ पे हो गए। और मूलतः मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और समाज के लिए एक बचपन संस्था है जिसमें मैं काम करता हूँ। और एक गीत का, जैसा आपने बताया कि गीत का प्रकोप मेरे ऊपर, एक कोरोना में जो कुछ अच्छी चीज़ें एक आध अगर कुछ हुई होंगी तो उसमें मैं एक हूँ जो आपके सामने हूँ। और कोरोना नहीं होता तो शायद मैं इस रूप में आपके सामने नहीं होता। तो ये सफ़र इस तरह से रहा। और हम सभी जानते हैं कि बड़े शहरों में रोजगार को लेकर हम लोग सभी आते हैं, मिडिल क्लास के लोग हम सभी जानते हैं किस तरह रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात रही कि जिस संस्था में मैं काम करता था, बच्चों के लिए काम करता था और समाज से जुड़ के हम काम करते हैं। मैं एक चाइल्ड राइट्स का एक्सपर्ट भी हूँ और बच्चों की ट्रेनिंग भी करता हूँ बहुत सारी संस्थाओं के साथ में। तो इस तरह से ये संस्था में मैं काम करता रहा। और ये जब कोरोना आया, और कोरोना में सभी आप जानते हैं कि ये पूरी दुनिया बंद हो गई 5-6 महीने के लिए, तो फिर मैंने कहा वो जो मेरा एक हुनर था, जो बड़ा मन था मेरा कभी जीवन में कि ऐसा मैं कुछ करूँगा, और माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि मैं कुछ लिख पाया और आपके सामने आज बैठा हूँ। संजय सर, हमारी टीम बहुत कुछ सवाल लेकर आपके साथ बैठी है, लेकिन मैं सवालों पर जाऊं उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारी टीम जो सुनना चाहती है कि वो बाबूजी, उस बाबूजी का वो गीत, तो मैं चाहूंगा पहले वो गीत हो जाए, उसके बाद फिर हम सब सवाल सुनते हैं। बहुत ये बेटियां बैठी हुई हैं, इनके प्रेम की वजह से और इनके दुलार की वजह से आज मैं इस स्थिति में हूँ। इस आधी आबादी ने मुझे एक मामूली गीतकार से एक बड़ा गीतकार बनाया। तो मैं वो गीत सीधे सीधे आपके सामने रखता हूँ जो मैंने बनाया और काफ़ी लाखों करोड़ों में ये पहुँचा, और आप जैसी बहुत सारी बेटियों ने इसको गाया। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं गीत गाता हूँ, सुनिएगा। संदर्भ बस इतना सा है कि शादी के बाद हम सभी जानते हैं कि बेटियाँ दूसरे घर में चली जाती हैं और धीरे धीरे 2 परिवार स्थापित हो जाते हैं। बहुत दिन से पिताजी की पत्री नहीं आई, कोई खबर नहीं आई। थोड़ी दिन बाद तो एक उलाहना की पाती बेटी लिखती है, वो एक बेसिकली एक पत्र है, वो मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा। और जिस गीत ने मुझे यहाँ खड़ा किया है मैं वो गीत आपके बीच में खड़ा करता हूँ, सुनिएगा। कि सच बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, गाँव में पिताजी को हम बाबूजी बोलते हैं। सच बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, छुपाना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। वाह 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 वाह। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं।
हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी खाक भी आई। अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी। क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचाओ मेरी सगाई में लगा दी। बाकी बचाओ मेरी विदाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, अब किसके लिए इतना बचाते हो बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं। बेटी जिस दिन घर में पैदा हो जाती है, बाप उस उत्सव की तैयारी में लग जाता है, पूरा जीवन लगा देता है। वो एक एक पाई जोड़ के बेटी की शादी का मंडप खड़ा करता है। बेटी वो शादी याद दिलाती, सुनिएगा। कहते भावुक हो रही मेरी बेटियां, मुझे मेरे लिए पुरस्कार से कम नहीं है, मुझे लगता है कि मैं सोच कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। कोशिश करूंगा कि आज मैं नहीं रहूं, नहीं तो जब भी गीत गाता हूं तो मैं भी भावुक हो जाता हूं, सुनिएगा। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। बिटिया विदा हुई तो घर ये घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते। कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते। तैयारियां भी करते थे, छुप छुप के थे रोते। कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, न सोते हो बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं। अंत में बेटी को सवाल करती है, सभी बेटियों का सवाल है और सदियों का सवाल है, जिसका जवाब किसी पिता के पास युगों युगों से नहीं है। वो सवाल अंतिम है, क्या प्राण पंक्तियां हैं इस पूरे कविता गीत। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है। पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा। पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, न पूरा है बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं। मैं सभी दर्शकों को कहूंगा, क्योंकि एक बाप और बेटी के बीच का जो तालमेल है सर ने वो बताया। जब पीहर यानी जब बेटी अपने ससुराल चली जाती है, उसके बाद जो दुख एक पिता को भी होता है, क्योंकि बेटियां पिता के बहुत करीब होती हैं। जब सर ये गाना गा रहे थे, या मैं जब उदास होता हूं, क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूं और साथ ही साथ मेरे घर में 3 नन्ही नन्ही बेटियां हैं, तो जब हम उदास होते हैं तो सर का ही गाना सुनते हैं। क्योंकि कोविड काल में जब मैं बाहर फील्ड पर जाता था तो मेरी भतीजियां मुझे सिर्फ यही कहती, चाचा वो गाना सुन लेना। सर आपने जो गाना सुनाया, मेरे सारे कुलीग जो यहाँ बैठे हैं सब की आंखों में आंसू हैं। मैं एक एक करके चाहूंगा कि वो सवाल करें।
चैताली, आप कुछ पूछना चाह रहे थे सर? सर, आपकी जो पंक्तियाँ अभी सुनी है, हम सब भावुक हो गए। और आपकी जो कविता है, इसमें एक बेटी का जो जीवन होता है वो पूरी तरीके से बताया गया है। तो कोरोना काल में जैसे इस कविता से आप फेमस हुए हैं, इस कविता से हर कोई आपको जानने लगा है, तो आपका वहाँ कोरोना से सिर्फ संजय सिंह से और कवि संजय सिंह तक का सफ़र किस तरीके का रहा? मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं जैसा बताया कि मैं लोकगीतों का बड़ा प्रेमी रहा हूँ, लोकगीतों को सुनता रहा हूँ और उन्हीं से प्रेरणा लेके गीत लिखा मैं। लेकिन जब मैं लिखता था और मैं मेरी पत्नी को सुनाता था तो थोड़े समय वो रोती थी, थोड़े समय मैं रोता था। और जब वो रोती थी तो या एक दो मित्र थे जो पास में बैठ के रोते थे, तो कभी कभी लगता था कि मुझे कुछ अच्छा हो रहा है। धीरे धीरे कविता बनी और मैं जहाँ भी सोया, मैं नूतन कॉलेज में एक कार्यक्रम में था। नूतन कॉलेज आप जानते हैं, भोपाल का बड़ा कॉलेज, उसमें एक कार्यक्रम में गया और एक मित्र हमें जानते थे। तो हालांकि कवित्रियों का सम्मेलन था, 8 मार्च का दिन होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का। उन्होंने जब मैंने वो गीत गाया तो मैं आपसे बताऊं कि वहाँ पे हजारों की संख्या में लड़कियाँ थीं, आप जैसी बेटियाँ थीं। लगभग जिस तरह आप यहाँ पे माहौल बना है उस तरह से लगभग सारी बेटियों के आंखों में आंसू था। तो मुझे लगा कि ये गीत जो है बाप बेटी के संबंधों को बड़ा स्पष्टता के साथ सामने रखता है, बड़ा मुखर होकर सामने रखता है और बड़े संवेदनाओं के गीत। तो हम कुछ लिखते नहीं, हम तो एक माध्यम है, माता रानी हमसे लिखवाती हैं, एक माध्यम बनाती है किसी चीज़ को पहुंचाने के लिए। मैं तो बहुत मामूली सा गीतकार हूँ। लेकिन जब वो गीत में यहाँ से जब किसी के वीडियो यहाँ पे हमारे कवि हैं जिनके माध्यम से वो वायरल शब्द बोला, कोरोना में वायरल होना बड़ा वो बोला, तो फिर वो रात दिन मुझे फ़ोन आने लगे, फिर और तरह तरह के फ़ोन आने। कई बार बेटियां भागलपुर से, बिहार से, कहाँ से फ़ोन कर रही हैं, चूँकि नंबर उनको आजकल सोशल मीडिया पर मिल जाता है। तो वो कई बड़ी बेटियां बोलती थी या भाई बोलते थे कि हमारी तीनों चारों बहनें बैठी हुई हैं, हम लोग गाँव में रहते हैं, या आप देखिए सारी रो रही है। तो बहुत रात तक फ़ोन आना। तो और इस तरह के कमेंट आपको बताऊं, हजारों लाखों के समय में जो कमेंट आते हैं, खासतौर से बेटियों के, माताओं के, बहनों के, और जब उनकी पिताजी की याद आती है तो मुझे लगता है मेरा ये कभी कर्म सार्थक हो गया। मैं कम से कम अपने पिताजी, जो हम बोलते हैं ना कि घर में माता पिता से बड़ा महापुरुष आपके लिए कोई नहीं होता है। महापुरुष बहुत सबसे प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन जो सबसे जीता जागता आपके सामने संघर्ष कर रहा होता है वो आपके पिता होते हैं, आपकी माँ होती है। तो ये बहुत, मैं सिर्फ माता रानी की कृपा और आप सबके प्यार को देता हूँ कि ये गीत को गीत बनाया आपने और मुझे ये गीत याद बनाया। तो क्या किसी बाप बेटी के रिश्ते को लेकर आपके मन में क्या कुछ सवाल थे? क्या आपकी मनोस्थिति थी तब आपने इस तरीके की ये इतनी खूबसूरत कविता जो है बनाई? बहुत बढ़िया सवाल है। मैं बता दूं आपसे कि मैं जिन परिवार में रहा हूँ, संयुक्त परिवार से पला हूँ, 2-3 बातें खास है मेरे साथ, बहुत सारे लोगों के साथ होंगी। एक तो मैं किसान परिवार से रहा, संयुक्त परिवार में रहा, और सबसे बड़ी बात है हम भारत जैसे देश में पैदा हुए। यहाँ पे बाप बेटी के संबंधों का जो ताना बाना है वो अपने आप में बड़ा गहरा है और इसको आवाज़ बहुत नहीं मिल रही थी या नहीं मिली थी, जैसा भी आप कहें। बाप बेटी के संबंधों पे बहुत बात नहीं कर पाते हम, पिताजी को उस तरह से नहीं देख पाते हम। तो कहीं कहा भी है मैंने किसी गीत में कि हमारे देश को गाँव का देश कहते थे, बड़ा परिवार था, हम साथ साथ रहते थे, साथ में बैठ के चौके पे खाना भूल गए, और शहर में आए तो वो घर पुराना भूल गए। तो हमने जो सीखा है, जो जाना है, जो समझा है, वो उन परिवारों से सीखा है। हम लोग, हमारे पिताजी 4 भाई थे, चचेरे मिला के 10 भाई 8 बहनें थी, तो कितना हरा भरा परिवार होगा आप समझ सकते हैं। और इतना प्रेम है, आज भी है। और हालांकि हम लोग बहुत, अब सारे भाई लोग अपने अपने काम के लिए बाहर चले गए, लेकिन जब उनसे मिलता हूँ और जब परिवारों में रहते थे, वो जब मैं याद करता हूँ, गोद में उठा के मुझे मेरी दीदियाँ, मेरी माँ के उम्र की बहुत सारी बड़ी जो दीदियाँ हैं रहती थी, और आज भी जब वो प्यार करती हैं, आज भी जब वो फ़ोन करती हैं तो फिर रखने का नाम नहीं लेती, फिर वो रुला देती हैं। और वो ताना बाना आप सब समझ सकते हैं, आप सब परिवारों से हैं कि वो बहनों का, भाई का प्यार, वो पिता भतीजी का संबंध, वो काका का संबंध, वो काकी का संबंध, ये जो परिवार में होता था ये बड़ा विचित्र था। और वहीं से कहीं ना कहीं प्रेरणा मिल के मैं कुछ मैं आभासी दुनिया का गीत नहीं लिखता कभी। मैं जो भी वर्तमान में भोगता हूँ, जो देखता हूँ समाज में, वही लिख पाता हूँ। तो एक ये मेरे साथ ये रहा है और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं इस तरह के परिवार में, इस तरह के देश में, इस तरह के समाज में पैदा हूँ। बहुत अच्छा मुझे कुछ संदेश दिया था जब आपके ताऊजी एक्सपायर हुए थे, तो आपके पापा को उन्होंने जिस तरीके से बेटियों के ऊपर हाथ रखने के लिए कहा, क्या प्रेरणा ये गीत की वहीं से मिली आपको? मेरे पिताजी जीवन भर साधारण पुलिस में थे, पुलिस से भर्ती हुए थे। पिताजी जीवन भर केवल वो
मतलब जैसे कि बताया 6-7 बहनों की शादी, एक बहनों की शादी तो पहले हो गई थी। वो जीवन भर उन्हें शादी की बात करते थे, वो शादी के जुगाड़ में लगे रहते थे, रात दिन लड़का खोजना। तो बहुत सारे उनके स्टाफ में बोलते भी थे कि दरोगा जी आपकी कितने लड़के हैं, आप हमेशा जब देखो तब शादी करते रहते हैं। तो शादी के लिए लड़के खोजते रहते हैं। तो चूंकि पुलिस में थे, अलग अलग संबंध बना के और संबंधों में शादी करते थे। उस समय उतना अभाव भी होता था, उतना उस तरह का दहेज और इस तरह की बातें नहीं होती थी। लेकिन वो जब ये इस तरह की, वो जब हमारे ताऊ खत्म हुए, काका जी खत्म हुए, तो बेटियां उनकी छोटी छोटी थी। तो उन्होंने बुलाया उस समय और पिताजी से कहा कि ये बेटियां अब आपकी हैं, मैं नहीं रहूँगा यहाँ पे। तो वो पिताजी बार बार कहते थे तो भावुक भी हो जाते थे, और फिर बेटियों को लाके सामने खड़ा किया। तो मैं पिताजी से जब पूछता था तो बोले कि हमारे जीवन का एक ही एम बन गया कि इन बेटियों की मैं शादी करूं, और पूरा जीवन जो भी कमाया सब बेटियों में लगाया। मेरी एक सगी बहन थी, छोटी, सबसे छोटी है, और एक हमारे बड़े पिताजी की बेटी, सबकी। और उनके यहाँ न केवल लगाया, उनके यहाँ जाना आना, उनके साथ संबंध बनाए रखना। उनकी हमारे यहाँ तीज होती है, खिचड़ी होती है, अलग अलग अवसरों पे जाते हैं। तो सारी चीज़ों में वहाँ गया कि नहीं गया, वहाँ पहुँचे कि नहीं पहुँचे, वहाँ जाके। और फिर जब वो काका पापा जाते थे तो जब लड़कियाँ रोने लगती थी वो आते समय, उस समय छोटा था तो मैं भी जाता था। तो मैं देखता था तो बोलता था कि ये क्या भगवान ने बनाया है, कौन सा संबंध बनाया है। जबकि उनके सगे पिताजी भी नहीं हैं, काका हैं, आजकल तो उसको बोलते हैं काका, काका बोलते थे उनको। तो मैं खुद रोने लगता था हट के वहाँ से, क्योंकि पिताजी तो हमारे बड़े क्या बोले उस तरह के थे, वो कभी रोते नहीं थे, कभी उनके आँख में आंसू नहीं दिखा, वो सीधे सीधे आँख बहुत ही वो कर लेते थे। लेकिन मैं हट के रोने लगता था कि ये क्या हो रहा है। जब जाते थे तब, जब वहाँ से आना होता था तब, या मैं जब जाता था तब, जब मैं वहाँ से आने लगता था कि तब 2 दिन 3 दिन की छुट्टी में जाता था। तो मैं कहता था भगवान ये कौन सा संबंध है हमारा इनका, ये बहन भाई का कैसा संबंध है, परिवार का कैसा संबंध है। और हम संबंधों में ही, हमने बताया यहाँ पे हम सुख सुविधाएँ बहुत हैं, लेकिन हमारे गांव में संबंध होते हैं, संबंधों को हम जीते हैं, और संबंध ही हमारे सबके। और वो गीत होते थे हमारे जीवन में, वो उन्हीं सबकी प्रेरणा से मैं कुछ कर पाया हूँ, कुछ लिख पाया हूँ आपकी दुआ से। अभी मेरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल सर आपसे ये है कि आपका अनुभव कैसा रहा जब आप सबसे मिले होंगे, आपका ये गीत फेमस हुआ है, और जब आप ये लिख रहे थे तो आपके अंदर ये प्रेरणा कैसे आई कि ये गीत जो है मैं लोगों तक पहुँचाऊँ, दूर तक, या फिर आप शायद खुद ही, आपका गीत इतना अच्छा है कि आप खुद ही फेमस हो गए होंगे। तो आपका वो अनुभव मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कैसा अनुभव रहा? देखिए, मैं कभी सम्मेलन जो होते हैं उसमें बहुत जाता था मैं, और कभी कभी मैं नीचे बैठ के, बहुत कभी सम्मेलन जाता था, मैं नीचे पीछे बैठ के सुनता था। तो मुझे लगता था भगवान मैं भी कुछ ऐसा करूं कि मुझे भी लोग सुने, ऐसा मेरे मन में है। लेकिन ऐसा होगा ऐसा मुझे विश्वास नहीं था, क्योंकि बड़े बड़े कवि हैं हमारे देश में, आप सभी जानते हैं। तो वहाँ से जब मैं सुनता था तो मैं कहता था मैं भी कुछ लिख रहा हूँ, क्या मैं भी कुछ लिख सकता हूँ, ऐसा दिमाग में रहता था। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये 10 से 5 की नौकरी में बहुत कुछ हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि थक जाते हैं, फिर उसमें थोड़ा समय चाहिए। लेकिन कोरोना ने ऐसा एक अवसर दिया मुझे, उसको आप भला कहें बुरा कहें, कोरोना को तो करने के लिए तो सब लोग ये करते हैं, लेकिन वो समय मिला हमें, और फिर हमने ये गीत लिखा। और जो आप बोल रहे हैं कि जब ये एक लाइन डाउनलोड होती थी ना, जिसको भगवान बोलते हैं ना कि दिमाग में डालते हैं वो विचार आता है, पंक्तियाँ पहले विचार से बनती हैं। तो मैं अब जन्म हुआ तो क्या हुआ, फिर बेटी थोड़ी बड़ी हुई तो क्या हुई, उस तरह से क्रम में जो बढ़ाते रहा, तो आपसे विश्वास नहीं होगा, जब वो डाउनलोड होता था दिमाग में, और जब मैं लिखता था तो मैं उठ के खड़ा हो जाता था, और खड़ा होकर मैं एक फार्म हाउस है, मैं वहाँ जहाँ रहता हूँ वहाँ पर टहलने लगता था। थोड़ी देर बाद में नॉर्मल होता था, ऐसा नहीं लगता था कि वो मैंने बनाया, ऐसा लगता था कोई कहीं से वो डाउनलोड हुआ मेरे दिमाग में, और मैंने लिख दिया, और मैं खुद उसको पढ़ता था तो खुद रोने लगता था। तो कई बार परिवार के लोग ही बोलते थे, चूंकि कोरोना का समय था तो लोग घर में रहते थे, मैं बाहर बगीचे में रहता था, तो मैं घूमने लगता था, कुछ होकर थोड़ा नॉर्मल करता था मैं। जब एक एक पंक्ति बनती थी तो मैं, या एक एक बंद जब बन जाता था तो मुझे लगता था कुछ ना कुछ, एक जो प्रसव होता है ना, जो बच्चे का प्रसव माँ की कितनी तकलीफ से होता है, लेकिन वो माँ की कितनी खुशी होती है, वो एक कवि के लिए होता है कि जब लाइनें उसकी आती हैं सामने, और जब उस सामने वो खुद पढ़ता है तो उसको लगता नहीं, विश्वास नहीं होता कि मैंने लिखा। तो ये क्रम चलता रहा, और फिर माता रानी की ऐसी कृपा रही कि आप सबका प्यार मिल रहा है, और मैं काफ़ी मंचों पे भी अभी लोग जाते हैं, इस तरह के गीत सुनते हैं और बस रोने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि कभी तो शुरू में सोचता था कि ये क्या हो रहा है, मैं कोई रुलाने के लिए आया हूँ, लेकिन सभी जानते हैं, फिल्में भी देखने जाते हैं, जो फिल्म रोने वाली होती है उसको फिर जाके देखते हैं। ये तो वो एक रस होता है कि ये रस है, और जिसका आनंद अलग तरीके से लोग लेते हैं, और उसको वो एक बहुत विशेष है। जबकि हम जानते हैं गीतों की उत्पत्ति शोक से हुई है, करुणा से हुई है, तो उसके वो सीधे सीधे आपसे जुड़ जाते हैं। ज्वाइंट फैमिली, आजकल हर व्यक्ति सोच रहा है छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन ज्वाइंट फैमिली को लेकर जो आपने कहा मैं सुनना चाहूंगा, क्योंकि हमारे सब लोग ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, सभी लोग ये सुनना चाह रहे हैं कि चटकने चाचा का चाची का चटक कर जाना। चाचा जिसके होंगे उनको पता होगा कितनी पिटाई करते थे। कि चटकने चाचा का चाची का चटक कर जाना,
ठिठोली भाभी से करके ननद का मुस्काना, ठिठोली भाभी से करके ननद का मुस्काना, ओ फूफा जी के मिठाई का डब्बा भूल गए, ओ फूफा जी के मिठाई का डब्बा भूल गए, बुआ की बाह में जाकर भतीजे झूल गए, बुआ की बाह में जाकर भतीजे झूल गए। एक इसका बहुत सब लोग हम लोग लगता है कि छोटे छोटे कस्बों और गांव से यहाँ पे काम करने आए हैं, वो एक पंक्ति में जरूर करना चाहूँगा। जितने भी प्रवासी लोग हैं, जब हम गांव छोड़ के आते हैं, अपना घर छोड़ के आते हैं, मूल छोड़ के आते हैं, तो कैसा लगता है सुनिएगा। कि उनसे बिछड़े हैं, अपने गाँव याद कीजिएगा और ये मेरी पंक्तियाँ सुनिएगा आप। कि उनसे बिछड़े हैं जैसे बछड़े से गैया बिछड़ी, उनसे बिछड़े हैं जैसे बछड़े से गैया बिछड़ी, और मेले में अपने लाल से मैया बिछड़ी, दर्द मैं कैसे कहूँ उनसे बिछड़ जाने का, जैसे मधुबन से कोई सोन चिड़ैया बिछड़ी। सर आज आपका ये गीत हर जगह फेमस है, हर कोई गुनगुना रहा है, तो आज आपको कैसा लगता है जब आप सुनते हैं हर सफ़र में कि आपका ये गीत गुनगुना रहा है? हम कितना गीतों में डूबे रहते थे, आपने देखा होगा। हमारा देश सबसे ज़्यादा गीतों का देश है। अलग अलग बोलियों से हम आए हैं, बघेली है, बुंदेली है, अलग अलग बोलियों से हम आए हैं और हजारों हजार गीत हैं। आपकी मम्मी या दादी कभी निश्चित तौर पे आपने सुना होगा बोलियों के जो गीत हैं। तो गीत क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। गीत के लिए मैं हूँ, ये गीत की महिमा है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, और ये हिंदी कविता की महिमा है। गीत क्या होता है सुनिएगा, गीत की महत्ता। और लंबा गीत है लेकिन एक दो बंद सुना देता हूँ आपको। कि गीत ना हो तो बधाई मजा नहीं देती, गीत ना हो तो बधाई मजा नहीं देती, तीज त्योहार सगाई मजा नहीं देती, गीत गाने से सुकून मिलता है गा कर देखो, गीत गाने से सुकून मिलता है गा कर देखो, और सुकून नहीं तो कमाई मजा नहीं देती, सुकून नहीं तो कमाई मजा नहीं देती। और गीत का हमारा कैसा संबंध है, गीत हम कितना कहाँ से कहाँ तक लेके जाता है सुनिएगा आखिरी बंद की। जन्म से जो शुरू होता है ये गीतों का सफ़र, सभी जानते हैं ना, जब हम पेट में आ जाते हैं, माँ के गर्भ में आ जाते हैं, तब से हमारे यहाँ गीत होने लगते हैं। जन्म से जो शुरू होता है ये गीतों का सफ़र, गीत गाते हुए हर सांस आती जाती है, गीत गाते हुए हर सांस आती जाती है, साथ गीतों का कुछ ऐसे निभाया जाता है, साथ गीतों का कुछ ऐसे निभाया जाता है, आखिरी गीत तो मरघट पे गाया जाता है, आखिरी गीत तो मरघट पे गाया जाता। वो एकल परिवार हो रहे हैं, तो उनको जोड़ने के लिए जैसे आप संस्था बच्चों के लिए भी काम कर रही है, लेकिन उनको जोड़ने के लिए किस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए, या मतलब आप अपने गीतों से कैसे संदेश देना चाह रहे हैं लोगों को कि वो संयुक्त परिवार में रहें? वो मैं एक गीत के माध्यम से आपका जवाब दे देता हूँ। इसी पंक्ति का गीत है कि गांव में गांव में संबंध होते हैं, शहरों में हम साधन संपन्न हैं, बहुत सारे साधन हैं मेरे पास। अंतर जरा बारीक से सुनिएगा आप। कि साधनों में नहीं संबंधों में सुख होते थे, साधनों में नहीं संबंधों में सुख होते थे, काम से आते थे और ठाट से सो जाते थे। गांव का जुड़ना, आप गांव का आदमी आया और काम करके सो जाता था, किसी नींद की गोली की जरूरत नहीं पड़ती थी। साधनों में नहीं संबंधों में सुख होते थे, काम से आते थे और ठाट से सो जाते थे। अब तो सोने में भी सोने का सुख नहीं मिलता, अब तो सोने में भी सोने का सुख नहीं मिलता, पुरानी खाट थी हम खाट पे सो जाते थे, पुरानी खाट थी हम खाट पे सो जाते थे। युवा अपनी पृष्ठभूमि भूलते जा रहे हैं, जो मेन चीज़ है जो आप अपनी गीतों के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो मेन जुड़ाव रहता है रैपर में वो जुड़ाव नहीं लग पाता। लेकिन उनको आप कैसे, जैसे कहते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो उसको टेक्नोलॉजी के जरिए युवाओं को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे युवा पृष्ठभूमि भूलते जा रहे हैं। ये हिंदुस्तान इसीलिए जाना जाता है कि हमारे यहाँ जो बोली है, खान पान है, जो अलग अलग तरह की विविधता है, और इसके साथ में हम लोगों का जो ये पूरा रंगीय एक गुलदस्ता है, इसको हमें ही देखना पड़ेगा और हमें ही संभालना पड़ेगा। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप
अपनी कम से कम एक चीज़ अगर मेरा माने तो जो आपके घर में बोली जाती है, यानी कि आपके दादा या आपकी दादी या आपकी मम्मी जो बोलती होंगे, वो बोलियों को आपको बच्चों तक लेके आना है। हालांकि ये बड़ा कठिन काम है, आजकल इंग्लिश मीडियम और इस तरह की चीज़ें चल रही, लेकिन अगर वो बोलियाँ बच जाएंगी जो आप बोले जाते थे, आपके घर में बोली जाती थी, तो आपका कल्चर आधा बच जाएगा और वो संस्कार भी आधे बच जाएंगे। सर, बहुत सारी बातें हो गई। अब मैं, क्योंकि जिस तरीके से मुझे पता है कि आपने शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी, तो वो मुलाकात का दौर ऐसा क्या बैठा कि आप कुछ लेके भी गए थे, आपने वो एक फोटो मुझे दिखाई थी, वो मुलाकात क्या थी वो? हाँ, धन्यवाद इस सवाल के लिए। एक्चुअली 2011 में सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी और मध्य प्रदेश में बेटियां पुरुषों से बहुत कम पाई गई थी। उस समय माननीय मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह ने एक अभियान चलाया था, बेटी बचाओ। उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे प्रभात झा जी। तो उस समय एक पोस्टर, मैं चूँकि बच्चों के साथ हम लोग काम करते हैं, तो एक पोस्टर लेके गया था मैं, और उसमें वो पोस्टर में पहली बार मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उपयोग किया था 27 सितंबर 2011। तो वो एक गीत का मुखड़ा था जो इसमें मैंने टाइप किया था और वो पोस्टर मैंने बनाया था, वो आपको मिल जाएगा। इसमें लिखा था मैंने कि बेटियां कम हो रही हैं, आंखें फिर नम हो रही हैं। बेटियां कम हो रही हैं, आंखें फिर नम हो रही हैं, फिर बचाओ, अब बचाओ बेटियों को, सब पढ़ाओ बेटियों को। बेटियां पढ़ने लगेंगी, आसमां गढ़ने लगेंगी, अब बचाओ बेटियों को, सब पढ़ाओ बेटियों को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ से हमने कहा कि बेटी नहीं बचेगी, बेटी जब तक पढ़ेगी नहीं तब तक नहीं बचेगी। तो ये हमारे कुछ और साथी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। इसके अलावा आप बाप बेटी के रिश्ते को बताते हुए हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि आप सास बहू के रिश्ते पर लिखेंगे? इसके बारे में क्या सोचा है, बताइए। सास भी माँ होती है, माँ के बारे में मैंने कुछ लिखा है, आप कहेंगे तो सुना देंगे। मतलब नारी का जो सर्वोत्तम रूप होता है वो माँ होता है, मतलब जो अपनी संपूर्णता में होती है, वो सृष्टि के सृजन में होती है, वो उसको बोलते हैं माँ। तो एक दो बंद आप सुनिए, आपको माँ की याद आ जाएगी अपने। बाबूजी के लिए तो बहुत लिखता हूँ, लोग बोलते हैं कि माँ के बारे में नहीं लिखता। माँ का आंचल बहुत बड़ा होता है, बहुत कुछ लिखा जा सकता है। मैंने कुछ प्रयास किया सुनिए का। यहाँ सब लोग खास बैठे हैं, लेके जीवन में आस बैठे हैं। घंटियां मंदिरों में बजने लगी, हम अपनी माँ के पास बैठे हैं, हम अपनी माँ के पास बैठे। वो कलेवा बोलते हैं नाश्ते को हमारे यहाँ, कि वो कलेवे में बाजरे वाली, मैं दूर हूँ माँ से, कि वो कलेवे में बाजरे वाली, माँ तेरी रोटियां नहीं खाई, मैं इधर गाँव जा नहीं पाया, माँ मेरी गाँव से नहीं आई। और उनके लिए जिनकी माँ नहीं है और बाबूजी हैं, एक खास पंक्ति, आखिरी पंक्ति सुनिएगा, कि आज सपने, माँ को बाबूजी की बड़ी चिंता रहती, आज सपने में माँ ने रो के कहा, मेरी एक बात याद रख लेना, बाबूजी बोलते नहीं हैं तेरे, थोड़ी देर उनसे बात कर लेना, थोड़ी देर उनसे बात कर लेना। जिस तरह से आपने ये आज माँ की याद दिलाई, सच में हम सभी आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे एक साथी और आपसे कुछ पूछना चाह रही। सर, जैसे आपने बताया कि आप किसान की बेटी, सर मैं भी किसान की बेटी हूँ और बहुत गर्व महसूस करती हूँ अपने ऊपर कि मैं किसान की बेटी। सर मैं भी एक गाँव से कहलाती हूँ, रहने वाली। सर मेरा आपसे ये सवाल है, जैसे आपने बताया कि शिवराज सिंह चौहान के पास आप गए और आपने ये योजना निकाली कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर लेकिन आज भी अपने यहाँ पे बेटी कहीं दहेज के मामले में पिस रही है, कहीं जहाँ बेटी हो रही है उसकी खबर सुनते से परिवार खुश नहीं है। तो सर ये चीज़ कभी बंद हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी अपने भारत में? बड़ा कठिन सवाल है, क्योंकि ये कहना, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ी स्थितियों में बहुत बदलाव हो रहा है, ऐसा नहीं है। पहले आप देखेंगे तो बहुत सारी क्रूरटी होती थी। हालांकि ये अभी भी अगर ये हो रहा है, इतने दिन बाद भी, आज़ादी के 75 साल बाद अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, ये हो रहा है तो बड़े दुख की बात है। और मैं कभी मिलूँगा तो ये गीत मैं अभी कर रहा हूँ कि फिर एक मुनिया मरी मिली है। मतलब ये जो हम देखते हैं ना बच्चियों के साथ में अलग अलग हम चाहेंगे उसकी जो लाइनें लिखी अगर वो गुनगुना दे तो अच्छा लगेगा हम सब लोगों को।
कि वो झाड़ियों में पड़ी मिली है। आपने देखा होगा बच्चियां फेंक दी जाती हैं। मैं रुलाना नहीं चाहता था, लेकिन आपने ऐसा संदर्भ दिया तो। वो झाड़ियों में पड़ी मिली है, फिर एक मुनिया मरी मिली है। वो झाड़ियों में पड़ी मिली है, फिर एक मुनिया मरी मिली है। फिर एक बेटी की लूटी असमत, फिर एक बेटी की लूटी असमत, फिर एक दुल्हन जली मिली है। वो झाड़ियों में पड़ी मिली है, फिर एक मुनिया मरी मिली है। जो न्यू ईयर है आज, उसको लेकर जो हमने समर्पण किया है वो अपनी बहनों, अपनी बेटियों, अपनी माताओं के लिए किया था। और संजय सर क्योंकि बाबूजी के नाम से जाने जाते हैं, और हर बच्ची के, हर बेटी के, हर माँ के दिलों में वो बसे हुए। सर नया साल है, क्योंकि आज हमने जो थीम रखी थी वो बेटियों के लिए रखी है। मैं चाहूंगा कि 4 पंक्तियां, क्योंकि जिस तरीके से बाबूजी के लेकर आपने गुनगुनाई थी, एक 4 पंक्तियां, एक गीत जो हो वो हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि नया साल भी आज हमने उन बेटियों को समर्पित किया है, उन माताओं को समर्पित किया है, उन बहनों को समर्पित किया, तो उनके लिए। हाँ, बहुत सारे गीत हैं, बट एक आपने सुना होगा, एक समय था जब पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की, तो मैं देश के लिए उस समय, तो जब मैं पढ़ता था, उस समय की बात है, मैं जब स्कूल में पढ़ता था कि फेंक देना बनमाली उस छत पर जिस पर जाए भी रहने, तो मैं सोचता था कि वो वीर क्या सोचता होगा। तो मैं देश के लिए एक, आज नए साल पे हमारा देश कैसा होना चाहिए, वीर किस तरह देखता है, वो मैं सुना देता हूँ आपको, सुनिएगा। कि जो वीर जा रहा होगा उस पुष्प के पथ पे, वो क्या सोचता होगा, वो देखिएगा आप। थोड़ा हालांकि वीर रस मैं वो गाता नहीं हूँ, लेकिन प्रयास से सुनिएगा। कि हे प्रभु जी, नए साल पे यही कल्पना है मेरी, यही आराधना है मेरी मेरे देश के लिए। कि हे प्रभु जी मेरे भगवन, यही आरज़ू है मेरी। हे प्रभु जी यही आरज़ू है मेरी। ये तिरंगा यूं ही लहलहाता रहे, मेरे घर में दिवाली मने ना मने, मेरे घर में दिवाली मने ना मने। मुल्क मेरा यूं ही जगमगाता रहे, हे प्रभु जी यही आरज़ू है मेरी। और शहीद हो जाता है, आखिरी पंक्ति बात हो। आज बहुत कम नाम लेते हैं हम, जब एक शहीद की पत्नी को हम विधवा बोलते हैं, विधवा होती नहीं, अखंड सौभाग्यवती हो जाती है। बस वहाँ से मैं गीत खत्म करता हूँ, सुनिएगा। कि मुझे बहुत अच्छी तरह से याद नहीं आ रहा कि रोती है, रो भी नहीं सकती, क्योंकि बोलते ना कि वीर की पत्नी है। कि कहाँ जाके बैठे हो मेरे संवरिया, कहाँ जाके बैठे, कहाँ ढूंढ लाऊं बता रे बदरिया, कहाँ रूठ बैठे। वो क्या चाहती है शहीद की विधवा, मैं बेटियों पे अंत में खत्म करता हूँ, क्या चाहती है। कि तेरे साथ अगर सीमा पर मैं भी लड़ने जाती, तो तेरे सीने वाली गोली मैं सीने पर खाती, तेरे सीने वाली गोली मैं सीने पर खाती। और उड़ तिरंगा गांव में जब मैं ठाठ से अपने आती, तो मेरे बाबूजी की छाती फूले नहीं समाती। और जिस तरीके से सर ने आज हमें एक बेटी, एक बाप के रिश्ते के बारे में बताया, माँ के रिश्ते के बारे में बताया अपनी कविताओं के माध्यम से, राज एक्सप्रेस परिवार संजय सर आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आप आए और हमारे सभी साथियों के साथ आपने टाइम बिताया। और नए वर्ष पर जो हमारी पेशकश थी माताओं, बहनों और बेटियों के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नया वर्ष आप सबका मंगलमय हो, यही हम सब कामना करते हैं। बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत धन्यवाद राज एक्सप्रेस का। ऐसे ही आपका पत्र, समाचार पत्र सामाजिक सरोकारों को लेकर दिन रात चौगुनी तरक्की करता रहे, और फिर हम आए, फिर एक बार बैठे। बहुत बहुत आभार, खासतौर से बेटियों का प्रणाम। बहुत